जय श्री राम बच्चों। क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर। बच्चों लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया था और इसके अलावा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में भी बता दिया था। दोबारा बताऊं, याद है, भूल गए? चलो ठीक है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बच्चों मैंने तुम्हें उस दिन बहुत सारे फॉर्म ऑफ एनर्जी बताए थे, जिसमें से एक मैकेनिकल एनर्जी भी बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि मैकेनिकल एनर्जी फर्दर 2 टाइप्स की होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल। समझ में आ गया? इसका मतलब देखो, पहले ना इसको हिंदी भाषा में समझते हैं कि भैया कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो सभी को पता होगा। एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, it can only be converted from one form of energy to another। ये तो सबको पता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क डन किया, समझ में आ रहा है, तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी उसका सम हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। कुछ समझ में आया? नहीं आया ना? फिर से सुनो। देखो, अगर हम किताबी भाषा की बात करें तो देखो किताब में लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ ओनली द कंजर्वेटिव फोर्सेस आर डूइंग वर्क ऑन ए बॉडी देन इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है? काइनेटिक और पोटेंशियल का सम। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? लेकिन अगर नहीं आई तो उसका एक एग्जांपल लेते हैं। देखो ध्यान से सुनना। जैसे मान लो ये है आपका ग्राउंड लेवल, ठीक है? यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसको आपने धीरे धीरे पहले ऊपर उठाया इस हाइट तक, ये h हाइट है, और फिर यहां से आपने इसको छोड़ दिया। पहले आप इसको ऊपर लेकर गए और अब आपने इसको यहां से छोड़ दिया। अब ये नीचे गिर रहा है, अब ये नीचे गिर रहा है। समझ में आ गया? अब जरा ध्यान से नोटिस करना कुछ बातें। जब आप इसको धीरे धीरे ऊपर उठा रहे थे, क्या आपने उस समय वर्क डन किया? वर्क डन किया? यस, किया। बच्चों वो वर्क डन आपने किसी फोर्स के द्वारा ही किया होगा, तो आपने कौन सा फोर्स लगाया उसमें? कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ या ना? अरे भाई बोलो ना। जब आप इसको उठा रहे थे तो इसका मास क्योंकि mg है तो फोर्स mg जितना ही तो लगाओगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट आप काम कर रहे हो, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी इसके अंदर, जो कि कंजर्वेटिव एनर्जी है। लास्ट क्लास में बताया था। तो आप इस पर कंजर्वेटिव फोर्स लाके वर्क डन कर रहे थे। हाँ, इस वर्क डन की वजह से इसके अंदर क्या स्टोर हो गई बच्चों? एनर्जी। हम जानते हैं कि वो पोटेंशियल एनर्जी है, पर अभी मैं सिर्फ एनर्जी लिख रहा हूं क्योंकि क्या स्टोर हो गया इसके अंदर? एनर्जी। एनर्जी। अब ये सर्टेन हाइट तक पहुंच गया, अब इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई। समझ गए? अब दूसरा केस, अब ये ऊपर पहुंच गया ना, अब हम इसको यहां से नीचे गिरा रहे हैं। हमने इसको यहां से लाके छोड़ दिया, अब ये नीचे गिर रहा है। बच्चों चेक करो, यहां पर मैं 3 पॉइंट ले लेता हूं। एक पॉइंट हो गया A, एक पॉइंट हो गया B, एक पॉइंट हो गया C और एक पॉइंट हो गया ये D। 4 पॉइंट ले लिए मैंने, ठीक है? तो ये जो प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का, वो ये बोल रहा है किसी भी पॉइंट पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है, सेम है। मतलब इस पॉइंट पर इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। मान लो उसका सम x है, तो इस पॉइंट पर भी इसके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी होगी। भाई देखो, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी है। वो इसलिए क्योंकि दिमाग लगाओ, अब ये हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो इस समय इसकी वेलोसिटी 0 है, हाइट सबसे ज्यादा है, तो खुद दिमाग लगाओ, पोटेंशियल एनर्जी तो है पर काइनेटिक एनर्जी 0 है। पर जो उसका सम है उसको हमने क्या मान लिया? लेकिन जिस समय जब ये गिर रहा है, जब ये नीचे आ रहा है, चेक करो क्या ये मोशन में नहीं है? मोशन में है। तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ तो होगी, जीरो तो नहीं होगी, और पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ ना कुछ होगी।
पहले से कम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी। मानते हो इस बात को? अरे भैया पहले ज्यादा हाइट पर था तो पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी थी, अब ये थोड़ा लोअर हाइट पर आ गया है तो पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई और काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी बढ़ गई। कहीं ऐसा तो नहीं बच्चों कि जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है वही गेन हुआ है काइनेटिक एनर्जी में? वही हुआ है, क्योंकि एनर्जी कहीं आसमान से नहीं आ रही है, बरस नहीं रही है। वो जो लॉस हुआ है पोटेंशियल एनर्जी में वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। और इस बार काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी क्योंकि वो गिर रहा है, मोशन में है, उसमें वेलोसिटी है, और अगर वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी होगी। अब जब इसका सम करोगे तो क्या आएगा बच्चों? तब भी x ही आएगा। इस पॉइंट पे चेक करो, सी पॉइंट पे कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। अब आप दिमाग लगाओ, पोटेंशियल एनर्जी कौन सी बड़ी है, सी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे या ए पॉइंट पे? ए से कम, और सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी कहां पे होगी? सी पॉइंट पे। अभी फिलहाल सी, अभी हम सी पर है, और अब काइनेटिक एनर्जी थोड़ी और बढ़ गई होगी क्योंकि चेक करो अब वो गिरते गिरते उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, तो जितना लॉस पोटेंशियल एनर्जी में यहां से यहां तक हुआ है उतना ही गेन हुआ होगा काइनेटिक एनर्जी में। तो लेकिन दोनों का सम x ही रहेगा। नहीं समझे? समझ गए? अब आप चेक करो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0, और इस बार काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। कहीं का सम x तो नहीं आएगा? आएगा। अब आ गया समझ में प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? आ गया? फिर से समझाऊं? इंग्लिश में अगर समझना है तो मैं एक डेफिनेशन यहां पर लिख दूंगा, वो रट लेना भैया, वो तो तुम खुद भी कर सकते हो, पर पहले समझ लो वो कह क्या रहा है। वो ये कह रहा है कि जब भी आप कोई कंजर्वेटिव फोर्स लगाकर किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क डन करते हो, उसकी वजह से उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, वो हमेशा कांस्टेंट होगी। तो टोटल मैकेनिकल का मतलब वो काइनेटिक और पोटेंशियल का सम बोल रहा है। फिर से समझते हैं बच्चों, मान लो हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है 100 और काइनेटिक है 0, तो दोनों का सम कितना आया? इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, कितनी हुई बच्चों? 80, तो काइनेटिक हो गई 20, तब भी क्या आया? सम कितना आया? तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कांस्टेंट ही रही ना। अब ये और नीचे आ गया, पोटेंशियल एनर्जी और घट गई, और चेक करो काइनेटिक एनर्जी और थोड़ी सी बढ़ गई, तब भी सम कितना आया? और लोएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल हो गई 0, तब भी क्या आया? 100। तो क्या कांस्टेंट है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। कब? जब आप कंजर्वेटिव फोर्स लगाकर किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क डन करोगे। अब आ गई बात समझ में? पक्का? अब अगर इसी को अंग्रेजी भाषा में लिखना हो और तो उसको हम लॉ बना देंगे, वो हमारा लॉ बन जाएगा। आगे बात समझ में? और रही बात इसकी, ये भी हम प्रूव भी करेंगे, इसका प्रूफ भी आ सकता है, एक छोटी सी डेरिवेशन टाइप ही समझ लेना आप उसको। करें शुरू? चलें आगे। हाँ, इससे एक बात और समझ लो बच्चों, अगर पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है ना, तो समझ जाना काइनेटिक एनर्जी में गेन हो रहा होगा। नहीं समझे ना? अरे गुलेल वाला एग्जांपल ले लो, स्लिंग शॉट जब आप खींच के छोड़ देते हो, देखो पकड़ रखा है तो उसके अंदर एनर्जी कौन सी स्टोर है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है उसके अंदर। जैसे ही छोड़ोगे पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होता जा रहा है क्योंकि इलास्टिक बैंड वापस अपनी कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। आगे बात समझ में? तो यहां तक पहुंचेगा जब वो, तो बहुत ज्यादा वेलोसिटी हो जाएगी उसकी, तो वो वही वेलोसिटी के साथ फ्लाई कर जाता है। आगे बात समझ में? पक्का? तो चलते हैं आगे, इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या बोला प्रिंसिपल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी में क्या बोला उसने? इट states that if only conservative forces are doing work on a body, किसी बॉडी पर अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रहे हैं, देन टोटल मैकेनिकल एनर्जी, जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम आता है, रिमेन्स कांस्टेंट। आ गई बात समझ में?
यही है तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जैसे मान लो एक इनिशियल पॉइंट है और एक फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा और फाइनल पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा वो सेम होगा। तो इनिशियल के लिए आई आई लगा देते हैं, फाइनल के लिए एफ एफ लगा देते हैं। आगे बात समझ में? पक्का? चले आगे बच्चों। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स में तो मैं लास्ट क्लास में भी पढ़ा चुका हूं। तो बताओ बच्चों क्या क्या प्रॉपर्टीज तुम्हें पता है कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में? लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना? क्या है बताओ? आवाज ही नहीं आ रही। अरे डरो मत, तुम्हारे चेहरे नहीं आ रहे हैं वीडियो में तो तुम लोग गलत आंसर बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ तो बोलो। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, हाँ या ना? तो सही तो है, यही तो पढ़ाया था लास्ट क्लास में। यानी कि एक मिनट, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, है ना? वर्क डन डिपेंड करता है, ना कि कंजर्वेटिव फोर्स, है ना? इसमें हम ये बोल सकते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। और बच्चों इसी के साथ मैंने एक पॉइंट और लिखवाया था, वो ये कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो। इन दोनों बातों का एक ही मतलब था, यानी कि वर्क डन ओवर अ कंप्लीट साइकिल बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो। इसको आप कैसे समझाओगे, कैसे लिखोगे? हम इसको ऐसे लिखेंगे, वर्क डन फॉर अ साइकिल। तो बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और बच्चों इसको बोलते हैं साइक्लिक इंटीग्रेशन। अगर आप इंटीग्रेशन में ऐसे गोला लगा देते हो तो इसका मतलब क्या होता है? साइक्लिक इंटीग्रेशन। जैसे कि इंटीग्रेशन में जनरली हम लोग लिख देते हैं ना u टू v, तो ये इनिशियल और ये फाइनल पॉइंट हो गया ना। जैसे मान लो आपने देखा होगा 1 से लेके 5 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये इनिशियल फाइनल पॉइंट है। लेकिन 1 से लेकर 5 तक और 5 से लेकर अगेन वापस 1 तक आप किसको इंटीग्रेट कर रहे हो? fx into dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fx into dx अगेन फ्रॉम 5 to 1। तब इसका तो साइक्लिक हो गया, तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिख दिया था। तो साइक्लिक वर्क डन क्या होगा बच्चों? जीरो, अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया जा रहा है। समझ में आ गया? और बताओ बच्चों और क्या क्या प्रॉपर्टीज पता है तुम्हें कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में? लास्ट क्लास में क्या सीखा तुमने? अभी अभी मैंने तुम्हें क्या समझाया था बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। उसमें भी कंजर्वेटिव फोर्स की ही बात हुई थी। अगर किसी बॉडी पर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ही किया जा रहा है, किसी बॉडी के ऊपर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ही लगाया जा रहा है, तो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? जीरो। फिर कांस्टेंट होगी। समझ में आ गया? इफ ओनली conservative force is applied on a body, तो क्या होगा? then total mechanical energy of the body remains constant। ये हो गए 2 पॉइंट। और कोई पॉइंट पता है बच्चों तुम्हें? कोई दिमाग को हिट कर रहा है?
कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में कोई और प्रॉपर्टी? कंजर्वेटिव फोर्स को हम एक स्केलर क्वांटिटी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स कैन बी expressed in the terms of a scalar quantity, बल्कि मुझे इसको और बेहतर तरीके से क्या लिखना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी के बजाय डेरिवेटिव ऑफ या फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ऐसे समझ लो बच्चों, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है बच्चों? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और जितना आप किसी बॉडी पर वर्क डन करते हैं उतना ही उसमें क्या स्टोर होता है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों दिमाग लगाओ, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हमने यहां पर करा है, हाँ या ना? तो क्या टोटल वर्क डन आ जाएगा या टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी? नहीं आएगी। तो छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया आपने तो छोटा सा ही वर्क डन होगा, तो छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो F इज इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूं? du by dx, हाँ या ना? ये u है, v नहीं है, u। और u का मतलब यहां पर क्या है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए ना? अब आप चेक करो ये क्या आ गया, ये फोर्स का फॉर्मूला नहीं आ गया। फोर्स का फॉर्मूला किसके टर्म्स में? एक स्केलर क्वांटिटी के टर्म्स में। कौन है वो स्केलर क्वांटिटी? एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो उसमें बस वो ये कह रहा है कि कंजर्वेटिव फोर्स को आप एक स्केलर क्वांटिटी के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार। समझ गए? ये एक पॉइंट याद रखना। और कंजर्वेटिव फोर्स, एक चौथा पॉइंट और हमें अभी पढ़ना है, ये रेस कर दो, कॉपी में नोट डाउन कर लोगे पक्का। तो एक चौथी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। समझ में आ गया? तो बच्चों वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? F डॉट dx। और टोटल वर्क डन फाइंड करना है तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। साइक्लिक इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का कर रहे हैं। साइक्लिक कर दोगे तो सीधा जीरो हो जाएगा। लेकिन इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है बच्चों, चेक करो, पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ पर डिपेंड नहीं करता, इनिशियल फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। तो अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट की अगर बात की जाए तो जितना भी आपने वर्क डन करा है वही बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों मैं लिख सकता हूं ui माइनस uf। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल में ज्यादा होती है, फाइनल में कम होती है, तो इनिशियल में से फाइनल घटाओगे। और क्या मैं लिख सकता हूं बच्चों? kf माइनस ki। सोच के देखो, क्योंकि जब किसी पर आप वर्क डन करते हो तो काइनेटिक एनर्जी पहले कम होती है, वर्क डन करने पर बढ़ जाती है। तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करोगे। नहीं आ रहा समझ में? पक्का? तो एक ये पॉइंट तुमको याद रखना है, चार प्रॉपर्टीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन असर्शन रीजन के फॉर्म में आ सकता है, तो तुमको ये तैयार करके रखना है। या ये भी बोल सकता है कि चारों प्रॉपर्टी लिस्ट करो, लिखो। हालांकि देखो जमाना बदल गया है, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जो पहले हमारे टाइम पे थ्योरी वाले आते थे। पूरा डायरेक्शन तो आएगी, देखो ये तो कंफर्म है। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो असर्शन रीजन का ही बनता है या एमसीक्यू का बनता है। कोई दिक्कत? चले आगे। तो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अभी खत्म नहीं हुआ है, थ्योरेटिकली खत्म हो गया है, लेकिन अब इसके ऊपर एक छोटी सी डेरिवेशन है कि इस बात का प्रूफ क्या है कि सच में मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट ही होती है। तो उसका अब हम प्रूफ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी for a
फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो बच्चों एक फ्री फॉलिंग बॉडी समझते हो, समझ गए ना? तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हुई या नहीं हुई? अरे समझाया तो था अभी, बस अब उस चीज का प्रूफ पढ़ने जा रहे हैं। तो मान लेते हैं बच्चों ये है ग्राउंड लेवल, ये एक बॉल है और ये यहां से किसी ने छोड़ दी। तो देखो छोड़ने से पहले कोई इसको वहां तक एटलीस्ट लेकर गया होगा, तो इस समय इसके अंदर कौन सी एनर्जी है? पक्का। और ये अभी यहां पर रुका हुआ है, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है ए। उसके बाद जब ये गिर रही थी तो देखो बीच में बहुत सारे पॉइंट्स अज्यूम कर सकते हैं हम लोग, लेकिन इतने सारे पॉइंट्स लेकर के कोई फायदा तो है नहीं, तो हम इंटरमीडिएट में कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। ये वाला पॉइंट हो गया बी और ये वाला पॉइंट हो गया बच्चों, समझ में आ गया? और यहां से लेकर यहां तक की हाइट कितनी है बच्चों? h, ये टोटल हाइट है h। और बच्चों यहां से लेकर यहां तक की हाइट को क्या अज्यूम कर लेते हैं हम लोग? कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा, x ले लूं तो बच्चों यहां से लेकर यहां तक की हाइट कितनी हो गई? h माइनस x। बहुत बढ़िया बच्चों, ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी? इनिशियल पॉइंट है। बच्चों बी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? पता नहीं, कुछ भी हो सकती है, बी मान लेते हैं, कुछ भी हो सकती है भाई, वो तो गिर रहा है ऑब्जेक्ट। बच्चों सी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो तो जमीन से टकरा गई तो वेलोसिटी जीरो हो गई टकराने के बाद। टकराने के बाद की बात नहीं हो रही है, जब वो जैसे जब छोड़ा तो नीचे गिरते टाइम एक्सेलरेशन आ रहा है उसमें, तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो टकराने से जस्ट पहले थोड़ा सा जब ऊपर था उस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या थी? तो वो मैक्सिमम होगी, वो v डैश मान ली मैंने, क्योंकि अगर आप v ले चुके हो तो आपको कोई और टर्म लेना होगा, मैंने v डैश ले लिया, यहां तक कोई दिक्कत। तो अगर मैं इन तीनों पॉइंट पे a पर, b पर और c पर मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करूं और तीनों की वैल्यू सेम अगर आ जाए तो हो गया ना प्रूफ, वही करने जा रहे हैं हम लोग। तो सुनो बच्चों, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए कैसे निकालोगे बच्चों? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। सही है गलत? बच्चों काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए पे कितनी हो जाएगी? हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh। हाँ या ना बच्चों? क्योंकि वेलोसिटी ए पॉइंट पर कितनी है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? वेलोसिटी जीरो डालोगे तो खत्म। नहीं आ रहा क्या समझ? एक बच्चा कंफ्यूज है, वो सोच रहा है सर दिख तो रहा है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, एक बार में लिख दो। अरे बेटा सीबीएसई में स्टेप के नंबर मिलते हैं, पन्ना भरना है ना, तो ये सब दिखावा करना पड़ेगा, समझ गए ना? आप डायरेक्ट लिख दोगे तो टीचर कहेगा मुझे भी सब डायरेक्टली आता है, तुम्हें भी सब डायरेक्टली आता है, तो फिर पता कैसे चलेगा? तो प्लस mgh, और बच्चों mgh में जैसे ही आप जीरो जोड़ोगे क्या समझ गए ना? आपके पास क्या आ जाएगा? mgh, यानी कि हमारे पास क्या आ गया? टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट। समझ गए ना? अब थोड़ा जल्दी जल्दी चले। तो बच्चों अब हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं? टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। अब बताओ बच्चों क्या करोगे? वही करेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पे क्या है, जल्दी बताओ बच्चों। बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी है हाफ m v स्क्वायर, और वैसे भी इस पॉइंट पे वेलोसिटी हमने क्या ली है? v, प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी पर कितनी हो जाएगी बच्चों, जल्दी बोलो। m g, इसकी हाइट कितनी है? x है ना? नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा क्या? अरे भैया बी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, तो जमीन से इस समय कितना ऊंचा है? x, तो mgx हो गया। अब सवाल ये है कि इन दोनों को प्लस कैसे करोगे? और तो और आपका आंसर तो ये आना चाहिए था, समझ में आया? तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 देना पड़ेगा और साइड में आना पड़ेगा। साइड में आके बच्चों जरा दिमाग लगाओ,
v आपको ना v की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, याद रखना, क्योंकि v हमने अपनी मर्जी से कोई पॉइंट अज्यूम किया था, वेलोसिटी v, उसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, वो फाइंड करनी पड़ेगी। तो बच्चों v स्क्वायर माइनस q स्क्वायर क्या होता है? तो a की जगह क्या आ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा? क्योंकि यहां से आपका मोशन स्टार्ट हुआ था, मोशन आपका यहां से स्टार्ट हुआ था। या एक काम करते हैं अभी ना, एक बार एक काम करते हैं 2ac लिख देते हैं, मतलब कि इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने लगा दी। अब बताओ ये क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी जो कि v है। ये क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी जो कि 0 है। अरे यहां से यहां तक की बात चल रही है ना, यहां से छोड़ा, यहां पर आकर रुक गया, अभी यहां से यहां तक की बात हो रही है। तो अब बताओ 2 एक्सेलरेशन है g और डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक कितना हुआ बच्चों? जल्दी बोलो, पक्का ना? तो बच्चों v स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया बोलो? 2g h माइनस 2g। कोई दिक्कत? ये किसकी वैल्यू है? v स्क्वायर की। और अगर आपको v की वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट आ जाएगा इधर, पर यहां मुझे v स्क्वायर ही चाहिए, तो इसको ऐसे रहने दो। तो पुट वैल्यू ऑफ v स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसमें पुट करो। अब चेक करो क्या है, हाफ m ब्रैकेट में v स्क्वायर की ये पूरी वैल्यू पुट कर दो, 2g h माइनस 2g x प्लस mgx। समझ में आ रहा है बच्चों? अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या है? 2g बाहर निकाल लो, तो 2gm अपॉन 2 इंटू h माइनस x प्लस mgx। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों? 2 से 2 कट जाएगा, तो mgh माइनस mgx प्लस mgx, mgx से mgx कट गया, क्या बचा? अरे देखना वीडियो में ये आ भी रहा है, mgh आया है लास्ट में। तो बच्चों ये आपके पास क्या आ गया? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। कोई दिक्कत? तो आ गया ना सेम टू सेम। अब जरा सी पॉइंट पे फाइंड करें, तो ये वाला पार्ट इरेज कर दूं। देखो जो लोग साथ के साथ वीडियो देख के नोट्स बनाते हैं, तो वो इस फर्स्ट इक्वेशन के बाद ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेना इसी के नीचे, ऐसे साइड में मत करना, और लिख देना पुट वैल्यू ऑफ v स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट, और फाइनली आपका आंसर ये आ जाएगा, बॉक्स में बंद कर देना। ठीक है, मैं ये अभी के लिए इरेज कर रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी। तो बच्चों अगेन वही करेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सी पर कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी सी पर कितनी है। तो देखो बच्चों ये तो कंफर्म हो गया, ये तो क्लियर हो गया कि सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर वेलोसिटी 0 थी, मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 थी, और मैक्सिमम क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी। इस पॉइंट पर दोनों चीजें की वैल्यू पॉजिटिव थी, पर पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। अब इस पॉइंट पे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाली है? क्योंकि हाइट 0 है, इस बार टोटल काइनेटिक एनर्जी ही बचेगी, जो भी बचेगी। तो जरा दिमाग लगाओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ m v डैश का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी मैंने v डैश ली है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा mg इंटू 0, क्योंकि हाइट तो है ही नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गया, क्या बचा? हाफ m v डैश का स्क्वायर। इसको दे दो इक्वेशन सेकंड और लगाओ यहाँ पे न्यूटन की इक्वेशन। न्यूटन की इक्वेशन पता है क्यों लगा रहे हैं हम लोग? ताकि हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाए। तो इक्वेशन कौन सी लगाओगे? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वो सारे टर्म आ जाएं जो यहाँ तुम्हें नजर आ रहे हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है, यहाँ से छोड़ा था ना, तो इनिशियल पॉइंट मान लो, ये फाइनल मान लो। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है? ए की जगह एस की जगह, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट तो h हुआ ना। अब आप चेक करो v डैश का स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड। इसमें डाल दो, क्या आ जाएगा? हाफ m v डैश का स्क्वायर, और v डैश का स्क्वायर कितना बच्चों? 2gh, 2 से 2 खल्लास हो गया, क्या बचा? तो बच्चों पोटेंशियल सॉरी टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट सी इज सेम। तो लास्ट में क्या लिख दोगे? सॉरी लास्ट में स्टेटमेंट लिखोगे, टोटल
मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट एंड हेंस इट इज कंजर्व्ड। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? कहीं ऐसा तो नहीं इस पॉइंट पर जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी, क्योंकि काइनेटिक तो जीरो थी, जो भी थी पोटेंशियल थी, और यहां पर पोटेंशियल जीरो हो गया, सारी की सारी काइनेटिक बन गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? ऐसा ही है क्या? ऐसा ही है। आगे बात समझ में? पक्का? चले आगे, ये लिख लोगे, इरेज कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो जब तुम डायग्राम बना सकते हो, इतना काम कर सकते हो, तो एक छोटा सा काम और तुम्हें करना है। इसमें ग्राफ देखो, अगर ये क्वेश्चन आता है कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी एग्जाम में, तो आपको इसमें ग्राफिकल मेथड भी बना के दिखाना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है, जो आपके 100 वर्ड्स नहीं बोल सकते वो एक डायग्राम बोल सकता है। तो इसका एक छोटा सा एक ग्राफ बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखो बच्चों। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। बच्चों एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं हाइट, और अगर हाइट का एरो इधर जा रहा है तो इसका मतलब इधर जाने पर क्या बढ़ रहा है? क्या बढ़ रहा है? हाइट। यानी जैसे जैसे मैं राइट साइड में जाऊंगा हाइट बढ़ेगी। फिगर वही है जो मैंने अभी यहाँ पर बना रखा था, फिगर वही है। और बच्चों वाई एक्सिस पे ले लेते हैं एनर्जी। वाई एक्सिस पर हमने ले लिया एनर्जी। समझ में आ गया? बच्चों अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाऊं, पोटेंशियल एनर्जी को रेड पेन से बना दूं बच्चों, तो दिमाग लगाओ, पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी होगी? आप इधर जाएंगे तो हाइट बढ़ेगी, इधर आएंगे तो हाइट घटेगी, यानी ये हाइट कितनी है? जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। तो चेक करो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा जाएगा? ऐसा जाएगा, हाँ या ना? जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। नहीं आ रहा समझ में? आ गया? अच्छा, और बच्चों दिमाग लगाओ, जैसे जैसे हाइट कम होती जाएगी, जब वो ऑब्जेक्ट गिर रहा था, जब वो ऑब्जेक्ट को मैं छोड़ दिया, जब वो नीचे जा रहा था, जैसे जैसे हाइट कम होगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। हाँ या ना? यानी कि अगर मैं हाइट को कम करूं तो काइनेटिक एनर्जी, यानी इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। यहां पर मान लेते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी कम होती चली जाएगी। आ गई बात समझ में? तो बच्चों ये वाला ग्राफ किसका है? ये वाला ग्राफ किसका है? समझ में आया कि नहीं? और इन दोनों का सम क्या होगा? कांस्टेंट। मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये यहां पर, एक सेकेंड देखो, तुम लोग जो है एग्जाम में इसको जब बनाओगे ना, तो किससे बनाओगे? स्केल से। मेरे पास अभी स्केल नहीं है, तो मैं तुम्हें इसीलिए बता दे रहा हूं कि तुम्हें कैसे बनाना है। ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी, और ये हो गई काइनेटिक एनर्जी, और ये हो गई मैकेनिकल एनर्जी। क्योंकि किसी भी पॉइंट पे, जैसे ये वाला पॉइंट आपने लिया, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यानी इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम चेक करो, कांस्टेंट आ रहा है। समझ में आ गया? तो जो भी आपने अभी डिराइव करा वो यही तो करा कि दोनों का सम mgh आ रहा है। तो एट एनी पॉइंट काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। या फिर आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, या इसके बराबर में भी कांस्टेंट लिख सकते हो। ये चीज समझ में आई? ग्राफ ऊपर क्यों जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी का? क्योंकि हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और हाइट बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। तो इस तरीके का तुम्हें ये ग्राफ बनाकर एग्जाम में ये शो कर देना है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चले आगे। तो बच्चों अभी भी पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक खत्म नहीं हुआ है।
अभी स्प्रिंग वाला एक छोटा सा टॉपिक और रहता है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसके बाद पावर एंड देन कॉलिजन करेंगे। समझ में आ गया? तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।